एक थ्योरी तो ये भी है कि वो which is also very non-believing kind of a thing, but according to science, जब आप एक वॉर्म होल कैसे क्रिएट होता है, जब स्पेस और टाइम बेंड होता है. स्पेस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्पेस है, ये टाइम है. अब ए से बी जा रहे हो, अब इसको मोड़ दोगे और यहाँ से छेद करके यहाँ से निकालोगे, तो दैट मीन्स यू आर बेंडिंग स्पेस एंड टाइम. becomes a portal. इट बिकम्स अ पोर्टल, इट बिकम्स अ वॉर्म होल. एक कहते हैं कि वहाँ कोई वॉर्म होल क्रिएट हुआ है जिसमें MH370 चला गया. इसके बारे में सुना पर ये बिलीवेबल नहीं है. ये बिलीवेबल इसलिए नहीं एक है. और ऐसी फ्लाइट भी तो थी जो किसी और ईयर में उड़ी थी, किसी और ईयर में लैंड हुई. वो तो एक अलग ही, वो अलग वो है. वो फ्लाइट ही वो भी यही कहते हैं कि वो वॉर्म होल में घुस गई थी. हाँ, वो 33 ईयर्स लेटर, हाँ 33 ईयर्स लेटर आई थी. मैनिफेस्ट जो वेब सीरीज है उसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ थी. वो उसी के ऊपर बेस्ड है, फिर उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा फिक्शनलाइज किया है. वो 33 ईयर्स लेटर वो लैंड करी थी. उसमें लोगों के पास मोबाइल तक नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि क्या हो गया है, अंदर क्या हुआ है. सो वो ऐसा क्यों है, दैट इज़ समथिंग टू बी सीन. बट एज फार एज MH370 इज़ कंसर्न कि ये उनका कहना है कि वार्म होल में चली गई और उसके बाद नहीं पता कि कहाँ है. क्योंकि वॉट एवर सेड एंड डन, कुछ भी आप कर लें, आपको कुछ पार्ट्स उसके कहीं ना कहीं मिलते हैं. उसके बाद इंडोनेशियन एयरलाइंस का 2018 में एक और प्लेन क्रैश हुआ था, और अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह पर क्रैश हुआ था जहाँ से मलेशियन एयरलाइन गायब हुई थी. उसके सारे पार्ट्स मिले, उसमें कुछ सर्वाइवर भी थे, वो भी मिले. उनकी जो लाशें थी बाकियों की, उनको वो भी मिली. तो उसका क्यों नहीं मिला? रूट तो वही था. ऐसा क्यों हुआ कि वो नहीं मिला? सो पॉइंट सोचने वाली बात यह है कि पायलट्स जो इतना ट्रेंड थे, ख़ास तौर से जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो 15 साल से मलेशियन एयरलाइंस उड़ा रहा है, उसने डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा? उसने फ्रीक्वेंसी क्यों फॉलो नहीं करी? उसने वो शार्प टर्न क्यों लिया? क्योंकि वो मैनुअली ही लिया जा सकता है, वो ऑटो पायलट पे नहीं लिया जा सकता. तो उसका मतलब उन दोनों ने मिल के लिया होगा, क्योंकि एक पायलट भी नहीं ले सकता. तो वो क्यों किया गया ऐसा, क्या वजह रही? और इवेंचुअली फिर वो उसके साथ ऐसा क्या हो, या हो सकता है कि वो, अच्छा इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये आया कि जब पायलट की रिसर्च हुई, जो पायलट के बारे में थोड़ा रिसर्च किया गया, तो ये देखा गया कि जहरी जो हैं वो अपने घर में तकरीबन उस फ्लाइट से 2 से 3 महीने पहले उन्होंने एक फ्लाइट सिमुलेटर लगवाया था अपने घर में प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. और उस सिमुलेटर में उन्होंने सिमिलर फ्लाइट जो कोलालमपुर से उड़ी, उसका सिमुलेटर था उनके पास. और उस सिमुलेटर में लास्ट जो उनका फीड था उसमें ये था कि कोलालमपुर से उड़ी बोइंग 777 और इंडियन ओशन के आसपास जाके वो क्रैश हो गई. उस सिमुलेटर में यही था. तो क्या जहरी वॉज गोइंग थ्रू सम मेंटल प्रॉब्लम जिसकी वजह से उन्होंने खुद क्रैश करवा दिया? अगर ऐसा है तो मलेशियन गवर्नमेंट के पास सारे रीजंस हैं इसको छुपाने के, कि आप ऐसे पायलट को कैसे हायर कर सकते हो, या कैसे रख सकते हो, या कैसे इतनी बड़ी फ्लाइट उसको चलाने को दे सकते हो. क्योंकि इनका साइकिक एवेल्यूशन होता है, हर फ्लाइट से पहले होता है. कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर, हर उसमें इनका पायलट्स का साइकिक एवेल्यूशन होता है. बिकॉज इतने लोगों की जान की जिम्मेदारी है आपके पास, आपका साइकिक एवेल्यूशन बहुत ज़रूरी है. तो क्या ये वजह थी मलेशियन गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन बंद करने की? क्योंकि जहरी जो हैं वो पर्सनल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी. और उनकी वाइफ जब उनको छोड़ के गई थी अपेरेंटली, जो उनकी प्रॉब्लम थी, उसके बाद ही उन्होंने वो सिमुलेटर लगवाया था अपने घर में. अच्छा, उसके बाद ही उन्होंने वो सब सिमुलेटर में किया था. ये वाला एंगल नहीं देखा था मैंने, कभी सुना नहीं है वाला. ये सबसे बड़ा बिलीवेबल एंगल है. लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है कि पार्ट्स कहाँ गए? या तो ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न पार्ट्स मिले हों, लेकिन पब्लिक नहीं किए गए कभी. पहली ही रिसर्च टीम को शायद मिल गए हों, इसलिए $116 मिलियन का खर्चा भी हुआ, जिसमें शायद बहुत लोगों को पैसा खिलाया गया और मुंह बंद रखने का. जाओ नहीं आएगी बात बाहर. राइट. तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद कभी आंसर नहीं हो सकते. अब वो वार्म होल में गई, या सिंक होल में गई, या वो शॉट डाउन कर दी गई. क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर ये निकल के आया था कि उसको शॉट डाउन ही किया गया है बाय इंडोनेशियन नेवल पीपल, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड वो था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. तो उसको हो सकता है शॉट डाउन कर दिया. बट शॉट, फिर वही क्वेश्चन आता है, तो पार्ट्स कहाँ गए? और फिर मलेशियन गवर्नमेंट ने रिटालिएट क्यों नहीं किया? उनके पैसेंजर्स को, उनके सिटीजन्स को आपने मार दिया,
हाउ कैन यू नॉट रिटेलिएट? ये तो मुद्दा उठाते ही हैं वो लोग यूएन में और इधर उधर, उठाना चाहिए। लेकिन पायलट वाला जो है वो सबसे ज़्यादा बिलीवेबल है, बिकॉज कोई पायलट अगर इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो और उसके सिमुलेटर में भी वही चीज़ें हों, तो फिर जैसे जो 9/11 के लोग थे, उस बंदे ने भी जो प्लेन उड़ा रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो घुसा था, उसने भी फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करी थी। एक अमेरिकन फ्लाइट सिमुलेटर स्कूल में फ्लाइट सिमुलेटर में प्रैक्टिस करी थी उसने भी। तो इन्होंने अपने घर में सिमुलेटर क्यों लगवाया? और वैसी ही फ्लाइट बोइंग 777 ही उड़ाकर उसको क्रैश कराना, वो भी सिमुलेटर में क्यों क्रैश कराओगे भाई आप? सही बात है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो शायद उनकी मौत के साथ उनके साथ चले गए। सही बात है। और ये भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें इसलिए भी हो कि भाई मलेशियन गवर्नमेंट अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए पायलट पे ज़्यादा, जो मर जाता है उसको आप स्केप गोट बना लेते हो ना, फिर वो पलट के आएगा तो है नहीं कुछ बोलने, ये भी हो सकता है। सो इट्स वेरी ग्रे एरिया, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ना कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता। 9/11 के ऊपर ही इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी बहुत थ्योरी है उसमें, तो बहुत है यार, वो तो बात करने बैठेंगे वो कंट्रोवर्सी भी हो जाएंगी कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा तो एक वो भी बड़ा फैक्टर है। तो उसकी तो चलती हैं, वो तो बहुत है, वो आज तक भी चली रही हैं, उनके ऊपर तो बहुत सारी फिल्म्स आ चुकी कोई हैं। कहता है कि कभी टूटी नहीं थी या वहाँ बिल्डिंग थी ही नहीं। बिल्डिंग तो थी, हाँ, ये भी कॉन्स्पिरेसी है। बिल्डिंग तो थी। बिल्डिंग तो थी, वो क्रैश ये तो तूने बहुत तगड़ी बात बता दी ये हाँ, ये भी रील आ रखी है भाई, कोई बिल्डिंग थी नहीं, वो टकराया ही नहीं, ये भी। अब ये तो देख कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पागल ही था, होगा जिसने बनाई होगी थ्योरी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, ट्विन टावर्स थे, ये तो है ट्विन टावर्स थे, लेकिन बहुत बड़ा वो है कि मतलब फॉरगेट अबाउट अमेरिका, इंडिया में कोई अगर हाई राइज बिल्डिंग है, नोएडा की लगा लो, 40-40 फ्लोर की हैं, उस पर भी अगर ऊपर कोई प्लेन टकरा जाए तो बिल्डिंग ऐसे नहीं गिरेगी, ऐसे गिरेगी, वो बिल्डिंग ऐसे गिरी हैं सारी। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है। तो उस पर तो खैर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो शायद कभी आंसर नहीं हो सकते और होंगे भी नहीं। सही बात है। पर ये मलेशियन फ्लाइट MH370 आज भी एक मिस्ट्री है। आज भी इसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ नया और निकल आएगा। इतने सारे लोगों ने रिसर्च करी है। अच्छा, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग आपस में ही रिसर्च कर करके कुछ ना कुछ करके, सो कुछ एक ग्रुप बना था मलेशियन लोगों का, जिसमें बाहर के लोगों ने भी ज्वाइन किया। फिर वो लोग अपनी ही थ्योरी बताते हैं कि भाई, वो क्या बताते हैं? वो भी यही बताते हैं कि ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी थी, वो प्लेन उड़ने की हालत में था नहीं, मलेशियन एयरलाइंस लॉस में जा रही थी, और उन्होंने जो है इसके ज़रिए फिर एक एक ग्लोबल वो किया है मलेशियन एयरलाइंस को रिवाइव करने का। क्योंकि फिर कई लोगों में चुल होती है ना कि यार अब मलेशियन एयरलाइंस में मुझे बैठना है, देखूं क्या होता है। पीआर एक्टिविटी टाइप की। बिकॉज PR नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, PR इज़ आफ्टर ऑल PR। वो ड्रॉबेज भाई, इतने लोगों को मरवा रहे हैं। हाँ यार, अपने फ़ायदे के लिए, मतलब हमारी तो सोच वहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके और आगे से इन लोगों की सोच शुरू होती है भाई। जो लोग पावर और मनी के लिए करते हैं, उनका हम सोच नहीं सकते क्या क्या वो कर सकते हैं। सो क्या पता ये सच हो, बिकॉज अगर मलेशिया के लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो गवर्नमेंट का देखा ही होगा। और बहुत उसके बाद वहाँ पर एजिटेशंस हुए, धरने हुए, लोगों ने मार्च निकाली, सब किया, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो करा गया कि इस तरह से कैसे आप छोड़ सकते हो, ऐसे कैसे आप अपनी ही एयरलाइन का जो प्लेन उड़ा उस पर क्यों नहीं बात कर सकते, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही, क्या हो रहा। बहुत किया गया, कोई रिजल्ट निकल गया। सर, एक कॉन्स्पिरेसी उसके अराउंड भी चल रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अराउंड। तो हाँ, उनके डेथ के अराउंड तो बहुत बहुत सालों से है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत मूवीज भी बन चुकी हैं, बहुत मूवीज़ भी बनी हैं, पर किसी ने भी कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा उनकी डेथ को हाईलाइट किया गया। और ये भी कहा गया है कि वो जिंदा हैं, मतलब बहुत टाइम पहले तक ये था तो कि इसकी अभी भी वजह थी जिंदा हैं। उनकी ये 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू ताइवान से उनका हेलीकॉप्टर उड़ा था, जहाँ पर क्रैश हो गया था। उड़ते ही कुछ वक्त बाद वो क्रैश हो गया। कहते हैं कि कुछ जापानीज़ अथॉरिटीज़ के साथ, बड़े लोगों के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे, वहीं पर वो घायल हुए। उनको ताइहोकू ताइवान ताइपे के एक हॉस्पिटल में रखा गया, जहाँ पर 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर उनकी मौत हो गई थी, ये कहा गया। जापानीज़ अच्छा, क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंस की लड़ाई बिल्कुल चरम सीमा पे थी, 1945 की बात है, तो
सुभाष चंद्र बोस का विजन जो था इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा था, वो ग्लोबल था। और इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का उन्होंने जो फॉर्मेशन किया था उसकी फंडिंग के लिए जर्मनी से लेकर जापान से लेकर वो हर जगह गए थे। और क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी, ख़त्म हुई थी 1945 के आसपास ही ख़त्म हुई थी, तो अलाइड फोर्सेस जो थे उसमें जो सुभाष चंद्र बोस का अलाइनमेंट जापानीज़ फोर्सेस की तरफ ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दी अदर फोर्सेस। तो जापानीज़ उनको हेल्प कर रहे थे फंडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा। और लेकिन आखिर वक्त में कुछ ऐसा हुआ था कि जापानीज़ अथॉरिटीज़ भी उनके ख़िलाफ़ हो गई थी, क्योंकि इंटरनली कहते हैं कि उन्होंने हिटलर से हाथ मिला लिया था फॉर फंडिंग। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है, अब वो करा था नहीं करा था कुछ नहीं पता। बिकॉज हिटलर जो भी था जैसे भी था उसने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया था, राइट। और हिंदुस्तानी के तो इनफैक्ट ब्रिटिश फोर्सेस में हिंदुस्तानियों को भेजा जाता था टू फाइट अगेंस्ट हिटलर्स आर्मी, राइट, जिसके खिलाफ थे नेताजी बहुत ज़्यादा कि वहाँ हिंदुस्तानी को क्यों भेजा जा रहा है। बट क्योंकि हिंदुस्तान ब्रिटिश रूल में था तो हिंदुस्तान के पास कोई चारे तो था नहीं, राइट। तो उस वक्त इसीलिए नेताजी जर्मनी से लेकर फ्रांस से लेकर रशिया से लेकर, उस वक्त क्योंकि सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, सोवियत से लेकर सब जगह वो घूम रहे थे आईएनए की फंडिंग कराने के लिए, अपने गठबंधन इस तरह के बनाने के लिए कि इंडिया को फ़ायदा हो, हिंदुस्तान को फ़ायदा हो। उनका विज़न बहुत बड़ा था। अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो उनका विज़न सिर्फ इंडिया को आज़ाद कराना नहीं था, उनका विज़न इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे लाने का था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।